भी लगा देते हैं। चलें ठीक है जी। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने लास्ट टाइम, ये मैं आज इसका सेकंड पार्ट भी हम देखेंगे। उसकी वजह यही है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो चैप्टर है वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड in front of you you are watching the income statement. Income statement is a part of a financial reporting. जो financial statements बनाई जाती हैं उसमें income statement एक लाजमी जुज़ है। तो income statement आपको यहाँ पे शो करवाई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इनकम स्टेटमेंट में क्या कहता है वो। मेरे साथ कौन है? हाफिज सालिक आप हैं? अना अना आप आ जाए साथ में। अना आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। हाँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट में। ये कंपनी का नाम, नीचे इनकम स्टेटमेंट जी लिखी सर। होगी और लास्ट डेट को जिसको बनाई होगी, सेल्स लिखी है हमने, ठीक है। सेल्स जी में सर, से क्या सेल्स हम लेस करेंगे? पढ़ें इसको, पढ़ें कॉस्ट ऑफ बैठ के गुड्स ताकि सोल्ड। सब, हाँ तो क्या बच गया हमारे जी पास? सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें आती हैं? सर जितना भी उसका इन्वेंट्री जो सेल हो चुका है वही आएगा। हाँ, उसकी जो पैसा। कॉस्ट थी, उसकी जो कॉस्ट थी। हाँ हाँ, उसकी कॉस्ट आएगी। जी देखिए, वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी एक तरीका कार है कि जितनी परचेजेस हुई हमारे पास साल में वो तमाम लिख दी, और एंडिंग जी स्टॉक को तो माइनस कर देंगे ना। जो एंडिंग स्टॉक जी सर, 31 दिसंबर को, क्योंकि वो तो बिका ही नहीं, तो इसका मतलब जो अदर हमारे पास बैलेंस था वो तमाम चीजें सोल्ड आउट हो गई। ये फाइनेंशियल जी सर। रिपोर्टिंग का पार्ट है। तब हमने देखा कि ग्रॉस इनकम प्रॉफिट हमारे पास इतना हो गया। फिर तमाम स्टूडेंट्स आप बड़ा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ग्रॉस लेवल की है, ओवरऑल इनकम है, लेकिन ये दैट इज नॉट द अल्टीमेट इनकम। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, आखिर हमने वेजेस भी देनी है, मेंटेनेंस का भी देना है, हीटिंग एंड लाइटिंग का भी देना है, जर्नल एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, जो भी है वो माइनस करेंगे, उसमें से तमाम को ऐड अप करके उसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है इनकम स्टेटमेंट में? नेट इनकम। इसको हम क्या नाम देंगे? नेट इनकम का। जो ऊपर हमारे पास जी, इनकम थी उसको क्या कहेंगे? वो ग्रॉस थी और ये नेट है क्योंकि इसमें से सारे इंडायरेक्ट जी एक्सपेंसेस को जी जी हमने जी जी बिल्कुल। डिडक्ट कर दिया। जी बिल्कुल। आप जो है ना माशाल्लाह बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो उसमें से क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स भी लगाती है। कोई भी जी हुकूमत सर। वक्त जो होती है उसको एक कुछ जुजिया कहते थे जब हम पढ़ते थे, पता नहीं क्या कहते थे, वो देना पड़ता है। तो वो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द टैक्स। द टैक्स इज 5%। जब हमने उसमें से जिजिया लेस किया, जुजिया बोलते थे? सर, जिजिया। जिजिया। अच्छा अच्छा। जी हम वो सर। छोटे होते थे ना, किताबों में पढ़ते थे, तो पता चला कि टैक्सेस जो हैं वो 5% हैं। तो हमारे पास ये नेट इनकम आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास नेट इनकम आ गई। इससे पहले ये एक अहम हिस्सा था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। जो फाइनेंशियल जी सर। रिपोर्टिंग हो रही है तो उसमें ये एक अहम हिस्सा है। अब मेरे साथ जो है ना, आप में से अना, आपने तो माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इसको। अभी कौन बोला था जिसने जिजिया के बारे में बताया हमें? बख्तावर। सर मैं बख्तावर। बख्तावर। बख्तावर, इसको पढ़ें। अब ये जो है हमारे पास बैलेंस शीट है, इसके आइटम्स को देख रहे हैं आज हम। लास्ट टाइम तो हमने जी खाली सर। वो देखा ना कि क्या क्या चीजें हैं। पढ़ के बताएं जी मुझे, सर। ये क्या कहती है बैलेंस शीट, हमें शो अप करवाएं। सर बड़ी आसान एसिड सी। से या फिक्स्ड एसिड से पढ़ूं? दोनों पढ़ो ना, दोनों साइडें बताएं अच्छा क्या है ठीक है स्टूडेंट्स सर। को। सर बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखते होते हैं, एक इक्वेशन है बैलेंस शीट की। एसिड इज इक्वल है लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो एसिड्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं करंट एसिड, जिसमें कैश है 9200 और अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी हमारा एसिड होता है 800। सप्लाईज हैं 400। इन सब का टोटल जो है 10,400 बनता है। उसी तरह हमारे पास कुछ फिक्स्ड एसिड होते हैं, उनमें लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं। जो लैंड है हमारे पास वो 68,000 की है, बिल्डिंग जो है वो 52,000 की है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास 65,000 का है। इसका टोटल हमारे पास बनता है 1,85,000। 1,85,000 वो 10,400 जमा करें तो 1,95,400, ये यानी क्या आ एक गए हमारे पास? 1 टोटल लाख एसेट्स आ गए। टोटल एसिड आ गए। अब दूसरी साइड 1 बताएं लाख वो नाइन्टी फाइव क्या है, थाउजेंड फोर वो क्या हंड्रेड शो कर रही है? हाँ। सर जो दूसरी साइड है वो हमें जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। सबसे पहले हमने लाइबिलिटीज मेंशन की हैं। अकाउंट पेएबल जो है वो 14,000 है। लाइबिलिटीज के बारे में नोट पहले पेबल है। बताएं होता क्या है।
लायबिलिटीज वो होती हैं जो बिजनेस ने एक किस्म का उधार लिया होता है, जो पे बैक करना होता है, जी बिल्कुल। जो बिजनेस ने पे करना होता है, किसी शख्स पे या किसी एक पे नहीं होता, ये बिजनेस पे या कंपनी इसकी पे भी होता दो है जो उसने किस्में पे होती हैं, बैक करना इसकी होता भी है। 2 किस्में होती हैं, वो भी बताएं प्लीज बच्चों को, स्टूडेंट्स तो को। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है वो है अकाउंट पेएबल 14,000, नोट पेएबल 29,000 और सैलरीज पेएबल 3,000। ये इस तमाम का टोटल जो है वो 46,000 है। ओनर इक्विटी में उन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है 1,49,400। इसका अगर हम टोटल करें तो वो इक्वल होता है एसेट्स के, जो कि है 1,95,400। तो अब हमें पता चला कि टोटल एसेट्स और टोटल दूसरी साइड इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपको आइडिया है कि ये क्यों इक्वल आई हैं? ये लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी क्या चीज को शो कर रही है इसमें, बताएं क्यों सर इक्वल क्यों एसेट्स आए को हैं, शो कोई करती है आइडिया ना हो आपको? सर, बैलेंस शीट की इक्वेशन है ना, तो ये उसी के मुताबिक इक्वल आए हैं, हाँ यानी बिल्कुल। एसेट अच्छा इक्वल चलें चलें, इक्वल वो होते बात हैं भी आपने लायबिलिटी और बता दी, वो बात भी आप बता दी आपने। चलें, अब जो है जी ना, सर। ये बेसिकली एक क्वेश्चन था मीक्स में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि हमारे टॉपिक हम्म से रेलेवेंट था, जिसकी वजह से मैंने हम्म आपके सामने ये शो अप किया। अब ये हम्म तमाम स्टूडेंट्स बड़े गौर से सुने बात, हमेशा याद रखिएगा, बेसिकली जो एसेट्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, ये तमाम साइड ये वाले, बेसिकली ये जो एसेट्स जितने हैं ना 1,95,400, इन एसेट्स ये एक रिसोर्सेज हैं कंपनी के लिए, ठीक है। इनको यूटिलाइज करके जो है ना कंपनी जो है ना चल रही है। तो हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस शीट की जो दूसरी साइड होती है वो शो कर रही होती है सोर्सेज ऑफ फंड्स को, सोर्सेज ऑफ कैपिटल को। इसको हम अगर मुकम्मल कैपिटल का नाम दे दें कि ये एक कैपिटल है, एक सरमाया है, उस सरमाए में बिल्डिंग भी आ जाती है, तमाम चीजें आ गई ना, शॉर्ट टर्म एसेट्स भी आ गए, लॉन्ग टर्म भी आ गए, फिक्स्ड भी आ गए। तो ये दूसरी साइड क्या कर रही है, सोर्सेज ऑफ कैपिटल को शो कर रही है कि कौन कौन सा सोर्स था जहां से हमने पैसा इकट्ठा किया और ये दूसरी साइड के असासे लिए, ठीक है। डिड यू गेट द पॉइंट? मिसाल के तौर पे ये सोर्सेज हो गए हमारे पास, हमने यहाँ से पैसा वसूल किया और ये मालिक का अपना पैसा था, कैपिटल, शेयर होल्डर्स का पैसा था या जिसका भी था। जी समझ आइए आपको मुख्ताबर? यस सर। तो ये क्या हो गए, इसको आसान नाम क्या दिया गया, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये सोर्सेज हैं कैपिटल को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हुसैन अहमद मदनी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का हाँ एहसान। हुसैन अहमद, समझ आया बैलेंस शीट का क्या होती है? सर कुछ कुछ समझ आया, मैंने यार अभी कुछ ज्वाइन कुछ किया नहीं है। यार, अल्लाह का नाम लो यार, कुछ पढ़ा भी करो। तो सर हमारा पढ़ेंगे चैप्टर है इंशाल्लाह। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अब चलिए आप ठीक है छोड़ें, सर। इशरत मकसूद बताएंगी, आप मुझे लग रहे हैं। इशरत आप आ जाएं प्लीज। जी सर। इशरत कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? जी जी, सर, अल्लाह क्या का एहसान बताऊं है। आपको? अच्छा ये बताएं मुझे कि ना, ये इन्होंने ना, क्योंकि हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को सीख रहे हैं और वो बहुत अहम है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप बीबीए के बाद, बीएस के बाद, अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुख्तलिफ कंपनीज की देखें और उसको समझ जाएं, तो आप जो है ना, इवन कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं, ये सर्विसेज भी दे सकती हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का चैप्टर तो बहुत अहम है, इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो अब ये बताएं, ये जो नीचे मैंने करंट रेशो लिखी हुई है, इसके बारे में आप बच्चों को बता दें कि ये क्या शो कर रही है, आपको समझ आए तो। करंट रेशो क्या होती है? जी सर इशरत, आवाज कट इशरत आप गाड़ी चला रही हैं, कोई बिजी हैं? कट जी सर, कट कट की आवाज समझ आई मुझे। नीचे जो करंट हेलो। एसेट्स लिखे हुए हैं ना, करंट रेशो लिखी हुई है, इसको पढ़ें, ये क्या जी कहती है, जी जी सर। ये क्या करंट बताती रेशियो इज इक्वल टू करंट रेशियो में हम किसी भी कंपनी की जो है ना फाइनेंशियल करंट देखते हैं, करंट पोजीशन देखते हैं कि क्या चल रही है। उसको हम जैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए करंट एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसिड्स, अब जैसे ऊपर हम लोगों की बैलेंस शीट में आ रहे हैं, करंट एसिड्स की जो टोटल अमाउंट है वो 10,400 है। इसको हम डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज पर। हम लोगों की करंट लाइबिलिटीज जो हम टोटल कर, ये जो लाइबिलिटीज हैं टोटल करें तो ये
46,000 बनती हैं। इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो है 0.226, यानी किसी भी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन को करंट रेशियो से फॉर्मूला यूज करेंगे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और दैट इज इक्वल टू 0.226। अच्छा इशरत, अब मुझे ये बताएं, आप तो माशाल्लाह अकाउंट्स फाइनेंस में बैठती हैं, आपने मुझे बताया था ऐसे है ना, ये 0.226 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, ये अब रेशियो हमें क्या बता रही है, बताएं मकसद क्या है इसका, आपको आइडिया है कोई इस हवाले से? आवाज कट गई है सर। मैंने कहा ये जो रेशियो आई है 0.226 की, ये हमें क्या बताती है? जी 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 कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कंपनी की पोजीशन सर इसको ये भी तो जो बोल है सकते हैं ना कि वो कंपनी इतने एसेट्स ओन कर सकती है कि वो अपनी फ्यूचर लायबिलिटीज को पे करने की सलाहियत रखती है। हाँ ये हुई ना बात अना, गुड, वेरी गुड अना। अना आप क्लास में तो नहीं बोलती थी, मुझे तो इशरत का ही नाम आता है, खाली इशरत ही याद है, यहाँ पे आप बता देती हैं क्वेश्चन आंसर माशाल्लाह। अच्छा अना, अना बता रही है, चलें इशरत ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा बताया। अना आप क्या बोला बता सर? रही थी, अना आप एना ने बताएं। क्या बताया? जी सर यही कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स इतने अवेलेबल हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं, ओवरकम हो सकती है इनसे करंट लायबिलिटीज। हाँ तो इसमें क्या आ गई, 0.226 आ गई, तो इसको क्या मतलब हुआ? सर ये करंट रेशियो एसेट्स की आई है कि एसेट्स इतने हायर हैं एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज। नहीं हायर की बात नहीं है, देखें बात सुने, अब थोड़ा सा आपने, चलें बहुत अच्छा बताया सर हमें। ये वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि भी अगर 1 से कम हाँ है तो अना अना बिजनेस अना अना पढ़ लायबिलिटी। रही है ना, अना अना इसको डिफाइन कर रही है, तला कुरैशी आपसे भी पूछते हैं अभी बातें। अच्छा अना, ये नीचे वाली स्टेटमेंट पढ़े, क्या बोलती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? Financial position of a firm is not strong because its current ratio is less than 1। सर ये तो वो है ना कि कंडीशन अप्लाई मतलब लेस देन 1 है तो आगे इसलिए तो ये पढ़े, आगे तो पढ़े इसको। unless current assets are available to satisfy the current liabilities। हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे जो आ रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो कैसे गलत है भला? देखें, अगर यहाँ पे जो है ना बटा 1 लिख दें, लायबिलिटीज ज्यादा भी हैं देखिए ना, इसकी इसका इसलिए। मतलब तो इतना है ना, इसका मतलब ये है कि अगर $1 लायबिलिटी है हमारे पास, नीचे लायबिलिटीज आ गई है ना, जी जी अगर $1 की लायबिलिटी है तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं, ये करंट रेशो होती है। और यहाँ पे देखें कि अगर $1 आ करंट गया है एसेट्स तो यहाँ पे करंट एसेट्स हमारे पास बहुत कम है, 1 से भी कम कम है ये तो। कम है। अगर ठीक यहाँ है पे जी 1.5 होता, 1.6 होता, तब हम कहते वाओ हमारी कि फाइनेंस, इस कंपनी की फाइनेंशियल ओके पोजीशन जो है ना बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, समझ गए ना आप बात को? जी तो जी सर जी मतलब कि सर हमें इसको जी 1 जी सर कंसीडर करना पड़ेगा नीचे वाला तो 1 लायबिलिटीज आ के गया ऊपर। ना, यानी हम बटा उनकी वाला करंट सी ना, हाँ एसेट्स। हाँ। जी 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 सर। अब नेक्स्ट कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना हो, करंट रेशो हमें ये बताती है कि एक साल में जिस जो इसकी अदायगियां हैं तो आया इसके पास पैसे इतने हैं कि नहीं है, तो आप कर लेंगे ना उसका एनालिसिस, करंट एसेट्स को निकाल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कर लेंगे, जी ऐसे हो सर जाएगा। यस इसके सर। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि ना एक थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमारी डिस्कशन चल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये पहले की बात है कि करंट रेशो निकाली जाती थी, करंट रेशो की बड़ी अहमियत थी। तो उसके बाद ना कुछ वो लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप जो है ना, ये जो आपने एक फार्मूला दिया है ना हमें, ये वाला कि करंट रेशो का, वो कहते हैं इसमें से ना, क्योंकि ये करंट एसेट्स में ना इन्वेंट्री होती है ना, जो इन्वेंट्री जो एक जिसको जो अशिया बिक रही होती हैं, वो कहते हैं इसको आप माइनस कर दें प्लीज। उसने कहा है जब आप इन्वेंट्री को माइनस करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विक, सॉरी, इसको क्या नाम दिया जाता है? क्विक क्विक रेशियो या रेशो। लिक्विडिटी क्विक रेशियो। का मतलब क्या होता है? फास्ट होता है ना, इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो। उसको उसको छोड़ें फिलहाल, क्विक ध्यान में रखें। देखिए, पहले बात ये होती थी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज किया तो हमारे पास आ गया। तो कुछ एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं जी, बेसिकली करंट एसेट्स का मतलब होता है
आसानी, लिक्विडिटी का जो मतलब होता है ना, लिक्विड एसेट, वो कहते हैं आप लिक्विड एसेट्स लें। लिक्विड एसेट्स वो असासे जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएं। तो किसी ने बोला कि जो इन्वेंट्री पड़ी होती है ना, वो होता तो करंट एसेट का हिस्सा है, वो सम टाइम नहीं बिकती। आपका बिजनेस ठप हो गया, आपको बिजनेस में इश्यूज आ गए, तो वो कहते हैं आप इन्वेंट्री को माइनस करें करंट एसेट्स में से प्लीज। जब वो करंट एसेट्स टोटल आ गए, अगर इसमें कोई इन्वेंट्री होती, इन्वेंट्री वो चीज होती है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम चेयर्स को बेच रहे हैं, अपने चेयर्स हमारा एक बिजनेस है, तो चेयर्स जितनी भी पड़ी हैं इन्वेंट्री में वो हम लेस कर देंगे, तो बाकी क्या है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कैश है। यानी ऐसे असासे हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, क्विक रेशो कहलाएगी। तो ये बच्चे मैं आ गया तजिया करना, ये बड़े बेसिक एनालिसिस हैं जो कि किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसके बाद जो होते हैं ना, आपने अच्छा ये बताएं, आपने एक बुक पढ़ी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पढ़ा है आपने सब्जेक्ट? सर लास्ट सेमेस्टर में था आई थिंक। हाँ, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा ना, या बिजनेस फाइनेंस होगा, इस हवाले से होगा सर कुछ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। हाँ, तो उसमें याद करें, आपको एक सिखाया गया हो गया, एक चैप्टर था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, याद है आपको? सर जिसमें ये रेशियोज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको कहते हैं बेसिकली लिक्विडिटी रेशोज। ये आ जाती जी हैं, सर, लिक्विडिटी रेशियो। ये आ जाती हैं लिक्विडिटी रेशोज। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके अलावा बैलेंस शीट में जो हम चीजें देख रहे होते हैं ना, इसके अलावा भी लिक्विडिटी के बाद आती हैं कुछ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से फाइंड आउट करते हैं इसको। हाँ, एक्टिविटी रेशोज भी आती हैं, याद है आपको? एक्टिविटी रेशोज में आता है इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो आपने अभी बताया, ये क्या है, ये भी एक रेशोज है जो प्रॉफिट के हवाले से बता रही होती है। तो मकसद क्या है हमारा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये रेशोज का तजिया करके ना, इसको पास्ट से जो है ना कंपेयर करते हैं कि आया हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं। जी समझ आइए आपको बात की? जी सर। हमेशा आप एक और बात भी याद रखिए, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अलावा ये तमाम रेशोज जो आ गई हैं, मिसाल के तौर पे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को देखते हैं कि प्रॉफिट ना, हमें फॉर एग्जांपल हमें पता चला कि 2019 में तो हमारे पास 5% हुआ है प्रॉफिट। अब इस साल में जो है ना, हमें 2020 में जो है ना 6% प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि चले जी हमें इनकम का 6% मिल गया, लेकिन ना हमेशा याद रखिएगा, आप जब इंशाअल्लाह ताला आप जब बिजनेसमैन बनेंगे और अपना आपका बिजनेस होगा, हमेशा याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन के फिगर को आप जो है ना वो नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे इन्फ्लेशन का फैक्टर। कैसे भला? हर साल में ना कम से कम ना 5 से 6.5% तक जो है ना इन्फ्लेशन होता है तकरीबन इकोनॉमीज में। तकरीबन सब इकोनॉमीज में होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी होता। पाकिस्तान में तो ये 6.5, इससे भी ज्यादा फीसद इन्फ्लेशन हो जाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इशरत आपको पता है इन्फ्लेशन? तला तला कुरैशी, पता है इन्फ्लेशन क्या होता है? सर तला? जो वक्त हाँ, के साथ साथ जो मनी की वैल्यू कम होती है, तो टाइम हाँ, वैल्यू ऑफ मनी मनी क्या की कह वैल्यू सकते हैं? कम नहीं, इसको आप यूं यूं अल्फाज दें कि राइज इन प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइसेस में यस सर। इजाफा इन्फ्लेशन कहलाता है। तो बच्चे जी। क्या हुआ, मैंने बताया आपको, अभी जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशन हो गया जी उस इकोनॉमी में एक साल के अंदर। अगर इन्फ्लेशन हुआ है 6.5%, आपको बचा है पिछले साल की निस्बत इस साल 6% मुनाफा हुआ है, तो इन्फ्लेशन तो 6.5% था। इन्फ्लेशन was जी। 6.5%, but your profitability is only 6%, then you are in the loss. Okay, you are not earning too much money in your business. तो आपने क्या करना है, आपने इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होता है। चलें, इसमें कोई मसला हो तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है। हम थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट भी हमने देख ली, ये हमें अभी बताई एक स्टूडेंट ने।
जो इससे पहला मुझसे क्वेश्चन किया था ना, वो ब्रेकअप इन शेयर्स वाला, वो किसने किया था? अन्ना आप थी? जी जी सर। सर, एना ने किया था। हाँ अन्ना, बात सुने, ये एक स्टेटमेंट होती है, सुने, ये उससे रेलेवेंट है थोड़ी सी। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी बेसिकली यानी मालिक का पैसा, मालिक का कैपिटल। देखें, ये एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, ठीक है। स्टार्टेड कैपिटल था 5,000 रुपए का। अब क्या था, इस जी मालिक सर। में तो बेशक 1 2 5 6 मालिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो एडिशनल कैपिटल हुआ है ना 1000 का, वो एड अप हुआ जी है सर। और नेट प्रॉफिट भी एड अप हुआ है, तो टोटल इंक्रीजेस को ऐड कर दिया गया तो सब टोटल आ गया। और अगर कुछ ड्राइंग्स थी, कुछ उठाया गया पैसा, तो वो माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे एडिशनल कैपिटल का मतलब ये है ना, और यहाँ पे ये एडिशनल कैपिटल जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 50,000 होता और कोई और इन्वेस्टर आके उसके खाते में कुछ डाल दिए जाते पैसे, तो वो एक किस्म का जी ब्रेकअप सर। हो जाता और वो टूट जाता और इस स्टेटमेंट में चेंजिंग्स आ जाती। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन था जी सर, और समझ इससे आ गया। रेलेवेंट था ये। इसके अलावा ये हम थोड़ा सा इसको हम नहीं देखेंगे, हमारा काम ये इन चीजों को देखना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूँ अब। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आते हैं अपनी बुक पे और हम देखते हैं कि हमें जो बुक असाइन की गई है सफदर भट्ट साहब की, कि उसको हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। बोरिंग तो नहीं हो गया? कुछ समझ आया भी है कि नहीं? सर आया समझ में। फिर समझ तो आया है। स्टूडेंट्स भी बहुत कम आए हैं आज, 16 स्टूडेंट्स हैं only। चलें, फेल हो जाएंगे, अब क्या करें। मैं नहीं चाहता कि आप 2 CGPA पे पास हो, अच्छे मार्क्स लें। काफ़ी स्टूडेंट्स के, आपको ये रिजल्ट तो आई थिंक मिल गया था। एहतशाम, ऑनलाइन हो आप? हाँ यस सर। अच्छा, ये सालिक खान, सालिक, दो सालिक हैं क्या है ये? यस सर, एक मोबाइल से भी हूँ और कंप्यूटर से भी हूँ। ऑफिस में था ना, इसलिए मोबाइल से ऑडियो वगैरह आती है और अच्छा 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 विजिबिलिटी अच्छा प्रॉपर अच्छा ना। अच्छा। ऑफिस कहाँ, जॉब क्या कर रहे हैं सालिका, किस कंपनी में? सर वहीं ब्लू बैंड था। मुझे याद नहीं रहता यार। अच्छा चलें, छोड़ें, आपसे बाद में पूछेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे, कंसीक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनरिलायबिलिटी पे। हमने जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लिया, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। अच्छा, इसमें ना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मैंने आपको नहीं दिखाई। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी हिस्सा होती है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है ना। और चले अब हम देखते हैं, हमें पता तो चल गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। अब आगे हम चलते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर, अ लॉट ऑफ पीपल रिलेटेड विद द कंपनी मेक अ नंबर ऑफ देयर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहता है जितने भी लोग हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुंसलिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स डिसाइड अबाउट बाइंग मोर शेयर्स। इन्वेस्टर किस तरह से लिंक्ड होगा कि उसने शेयर परचेज करने होते हैं। अब ना मैंने ना इंशाल्लाह ताला अगले 5 दिन में ना 1 2 कंपनीज हैं, उनको एनालाइज करना है और उनके मैं शेयर्स को लेने जा रहा हूँ विद इन अ वीक। तो मैंने क्या करना है, मैं उनकी बैलेंस शीट उठाऊंगा ना, उसका तजिया करूंगा कि हाँ क्या क्या हो गया। और कुछ लोग होते हैं वो सेल आउट करना चाहते हैं in light of information contained in the financial statements. Shareholders approve the dividends or expansion program according to what the financial statements say. वो कहते हैं कि शेयर होल्डर जो है ना वही अप्रूव करते हैं डिविडेंड के बारे में, डिसीजन उनसे राय ली जाती है कि डिविडेंड कितना तकसीम किया जाए और बाकी री इन्वेस्ट किया जाए पैसा। क्रेडिटर ने क्या डिसीजन लेना होता है, क्रेडिटर ने क्या डिसीजन लेना होता है, ये हमें बताएंगी आयशा। आयशा कैसी हैं आप, ऑनलाइन हो कि नहीं हो? मारिया, कमर, आयशा, दोनों ऑनलाइन हैं आप? ये देखें, ये ऑनलाइन नहीं है और मोबाइल ऑन करके चली जाती हैं। क्या करें आप इनका, तो बताएं। आवाज आ रही है बाकियों को? जी सर। जी सर आ रही है। जी सर। जी सर, आवाज आ रही आवाज है। आ रही है। अच्छा अली अमार, आप आ जाओ लाइन पे।
जी सर। अली ये बताएं कि ये क्रेडिटर्स कैसे इंटरेस्टेड होते हैं, बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों होते हैं? क्रेडिटर्स होते क्या हैं ये बताओ। सर मुझे इतना खास नहीं है इसके बारे में। अली मैंने मार्क कितने आए हैं, कितने नंबर आए हैं? सर मेरे 19। यार कैसे ले गए हो? सर मेरी ना असल में तबीयत काफी डिस्टर्ब है 4-5 दिन से ना, तो काफी ज्यादा। अच्छा क्रेडिटर्स क्या होते हैं इतना भी नहीं पता? बीकॉम में पहुंच गए हो, कोई पूछ ले इंटरव्यू में तो उस्तादों की वो आप इंसल्ट तबीयत की करवाएंगे वजह क्या? से सर भूल गया होगा सारा। अस्तगफिरुल्लाह। बख्तावर फूल ने रेज किया है कि मैं बता सकती हूँ। अच्छा नहीं एक मुझे पूछने दें, ये जो आयशा थी ना, आयशा आयशा कहाँ हो आप? आयशा थी और एक और भी मैंने नाम लिया था अभी, मारिया का, यस मारिया सर। मारिया कमर का भी। जी आयशा, आयशा आप बताएं क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सर क्रेडिटर्स, हम्म। सर एक मिनट जी सर। हेलो सर। मारिया मारिया आ गई है क्लास में ना। मारिया क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स दोनों को नहीं पता। हाँ मारिया कुछ समझ है? बोल तो रही है लेकिन उनका माइक का मसला है मुझे लगता है। अच्छा सालिक खान आप बता दें, उसने हैंड रेज किया है सालिक ने। सर मार्केट में जो हम क्रेडिट देते हैं, कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो बिल टू बिल चलती हैं, ओके क्रेडिटर्स वो होते हैं। समझ नहीं आई। सर मार्केट में हम नॉर्मली जो भी कंपनी मोस्टली होती हैं आजकल पाकिस्तान में, तो ये है वो क्रेडिट दिया जाता है पार्टीज को, शॉपकीपर्स को। ठीक है, यानी कि उनका 15 डेज की किसी की लिमिट होती है, किसी की वीक की लिमिट होती है, हाँ तो और अब उसके बाद मुझे उनको ये बिल पेमेंट बताएं कि करना होता वो है। इंटरेस्टेड क्यों होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? वो इंटरेस्टेड क्यों होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? हाँ उनके लिए बनाई जाती है ना, वो इंटरेस्टेड होते हैं क्रेडिटर्स किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों होते हैं वो इंटरेस्टेड? सर इसका इसका नहीं सर लिंक हो रहा। देखो ना आपने सही बताया है, आपने सही बताया, क्योंकि उन्होंने कंपनी को लोन देना होता है, समझे बात को। जी उन्होंने कंपनी को लोन देना होता है और क्रेडिटर्स एक ऐसी पार्टी होती है जो कि कंपनी को लोन देती है, ठीक है ना, एक लिमिट के लिए, 30 दिन के लिए, ठीक है, 60 ताकि दिन उसका के लिए। लोन डूब ना जाए, मतलब हाँ जो ताकि इन्वेस्ट। उसका लोन डूब ना जाए। अब हमने यहाँ ठीक पे ठीक देखें जो बात की, अभी अभी हमने जो पढ़ा, अब जी फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स आ गया है और यहाँ पे ना उसने क्या किया, यहाँ पे देखें ये इसकी रेशो कितनी आई है, 0.226 आई है ना, तो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, डल है, लो है। डल है। ये उसके इक्वल पास होना तो चाहिए या फिर एसिड प्लस होना चाहिए? हाँ एसेट्स से भी ज्यादा होगी, 1.5 1.6 हो ना, जी फिर उसको जी सूटेबल समझा जाता है। तो फिर कंपनी क्रेडिटर सोचता है कि हमने जो है ना जो भी पैसा देना है वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो पता चला वो इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं इस एनालिसिस में, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। वो पता चला लेते हैं कि इसकी करंट रेशो क्या है, अगर 1 से प्लस में है तो वो लोन उसको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जी आयशा समझ में आई है बात? सर ये जो क्रेडिटर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं हमारी, या टोटल सारी देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स करंट को? रेशियो को देखते हैं शायद सिर्फ। नहीं नहीं करंट रेशियो तो नहीं छोटी सी नहीं, एक रेशियो है ना, वो तज्जिया हाँ तो वो तमाम किस्म का करेंगे ना। रेशियो है। हाँ जी, तज्जिया तज, सब 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, हमारी बैलेंस शीट को भी देखेंगे, उसके इनकम अलावा स्टेटमेंट को भी ऑडिट देखेंगे, रिपोर्ट को भी वो कहते हैं कि इनका ऑडिट और मतलब इनकी रिपोर्ट को क्लियरिटी है, भी। फ्रॉड्स वगैरह तो कंपनी के अंदर नहीं हो रहे। ये चीज भी फिर। हाँ तमाम बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी देखेंगे, ऑडिट रिपोर्ट को भी देखेंगे। तो अब आपको राइट। समझ आ गई ना, जब आप इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, किसी कंपनी हम्म। में मैनेजर लगेंगे, सीईओ बन जाएंगे, तो आपको समझ आ गई ना, क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जी सर। यस सर। अब यस सर, मेरी क्लियर आप होगी। एक बात सुने, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वो लास्ट वीक जब संडे में था ना, 9 बजे क्लास ली थी, याद है आपको?
उसके फौरन बाद ना मैं गया डीजी खान में मैं मिला, नेशनल बैंक है ना, जो नेशनल बैंक गवर्नमेंट का इदारा है, उनके कैश ऑफिसर से मिला, लोन क्रेडिट ऑफिसर से मिला। क्रेडिट ऑफिसर किससे मिला? क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिला। एक्चुअली वो मेरे क्लास फेलो थे 2010 में। आवाज सुन सकते हैं आप? जी सर। तो उनसे मैंने पूछा कि सर आप जो है ना लोन कैसे देते हैं। मैंने तो उनसे एक दिन ये भी कहा कि आप जो है ना मुझे लोन देने का तरीका बता दें। ओहो मेरा बेटा आ गया, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, उसको लैपटॉप दिखाई दे रहे तो बड़ा शोर डाल देता है। माशाल्लाह। बाबा क्या हुआ है? चलो जाओ शाबाश, अभी मैं आता हूँ, चलो ना। अब जी वो आपको क्लास पढ़ाएगा। एक सेकंड जी, मैं एक ठीक है सेकंड सर, हम इतना ब्रेक ले लेते हैं। नहीं आप होल्ड पे रखें और मैं चले सर, आप बच्चे चुप करवा लें, हम इतने जरा ब्रेक ले लेते हैं, चाय वाय का वक्त पकड़ लेते है भाई, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई आपका कोरोना ठीक हुआ? हाँ काफी बेहतर है। कोरोना नहीं था भाई, माफी दे दो मुझे आप पहले तो। अली भाई अभी जिंदा हो आप? जी भाईजान मैं जिंदा हूँ, अभी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अली भाई हमें जरूरत। अली भाई मैं आपके ना दुआ करता हूँ बस आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन ना बस बिरयानी ज्यादा अजीज है, क्या कर सकते हैं भाई। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। माशाल्लाह आज तो उस्मान सादिक भाई भी ऑनलाइन है। अच्छा जी, सॉरी थोड़ा सा हम डिले हो गए। अब मैंने ना उससे पूछा कि आप जो है ना क्रेडिट कैसे देते हैं, तो उसने कहा जी क्रेडिट देने के लिए ना सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कंपनी की बैलेंस शीट मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? बैलेंस शीट या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं। उसने ये जवाब दिया मुझे। तो फिर मैंने कहा कि अगर किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक ना हो तो आप क्या करते हैं? आवाज सुन सकते हैं आप? जी सर समझ रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं, हमारे एक जो सीएफओ बैठे हैं ना, सीएफओ क्या होता है यार? चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो गया, या उन्होंने सीएफए किया हुआ है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट को कोर्स किया हुआ है, वो हमारे बॉस हैं। वो देखते हैं उनको, वो उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस अगर एक स्पेसिफिक चीजों को, रेशोज को फुलफिल कर रहा है तो तब हम उस कंपनी को लोन देते हैं। ठीक है जी, ये बात उन्होंने की मुझसे। अब मैंने उनसे पूछा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कोई चेंजिंग भी करवा लेते हैं, कोई इस किस्म का कोई मसला आ जाए तो ये आ जाए? तो उन्होंने कहा जी डेफिनेटली जी, हालात ये चल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई आती है ना, अगर उसमें उसके करंट एसेट्स नहीं होते सही, तो हम उनसे कहते हैं कि आप जो है ना ये करंट एसेट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को थोड़ा सा बढ़ा दें। तो बेसिकली ना ये इवन के ना वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, वो ऑडिट हुआ होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कंपनीज होती हैं, आपको याद आ रहा है ना, हम पढ़ चुके हैं ऑडिट के हवाले से। तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपस में मिले जुले लोग हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर भी उनका दोस्त होता है, इंटरनल ऑडिटर भी उनका दोस्त होता है, आपस में मिली भगत करके ना वो एक अपनी मर्जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के और वो हमें एक्सटर्नल ऑडिटर से साइन करवा के हमें आके दे देते हैं। हमारे जो है ना रूल्स जो है ना कंप्लीट हो जाती हैं, हमारी जो उनके पास फॉर्मेलिटीज होगी, तो उसके बाद जो है ना हम उनको लोन इशू कर देते हैं। तो ये उसने मुझे हकीकत पे मबनी बात बताई। तो आप खुद सोचें, जब इस किस्म की तरह की कंपनियां, वो कहते हैं हमारी कंपनीज तो बैलेंस शीट बनवाती ही नहीं है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड हैं उनको दे देते हैं ये लोन्स, या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो बनाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उनमें इतना रद्दो बदल किया जाता है। इवन कि लोन हासिल करने के लिए भी नेशनल बैंक जो है ना कॉर्पोरेट लोन देता है
किसी को कितने फीसद इंटरेस्ट पे, तो किसी को कितने फीसद इंटरेस्ट पे, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इसका मतलब हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसका मतलब है कंपनीज लॉज या कॉर्पोरेशंस में जो लॉज हैं उनको फॉलो करना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो है ना उसके रूल्स को तोड़ा और अपनी मर्जी की। तो अपनी मर्जी की तो क्या होगा, तो समझ गए ना आप बात को कि नहीं समझ आई? जी बोले जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अब हमने ये देखा अभी हम इसी पैराग्राफ पे थोड़ा सा है, मैनेजमेंट ड्रॉज देयर फ्यूचर प्लान्स। मैनेजमेंट ने अपने मुस्तकबिल के प्लान बनाने होते हैं, इसलिए वो इंटरेस्टेड होती है। वो कहता है ऑल, या इस लाइन को फोकस करें, all these decisions would prove wrong if the financial statements are not reliable। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है या ऑनेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, सबके डिसीजंस जो है ना वो रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा सर, आप किस बेस पे कंपनीज के शेयर लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है प्राइवेटली मुझे। तो बच्चे मैं जो है ना इसका एनालिसिस करूंगा कंपनीज के शेयर्स लेने से पहले। अच्छा एक मिनट में ये थोड़ा सा इस पैराग्राफ को एंड कर लूं, फिर आपका जवाब भी देता हूँ। ऑन विच दे आर बेस्ड आर नॉट रिलायबल। वो कहते हैं अगर रिलायबिलिटी नहीं है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इन तमाम के डिसीजंस जो है ना गलत हो जाएंगे। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। The law and regulators therefore attach great importance to this aspect, prescribing strict material for ensuring it। इसको इंश्योर करने के लिए हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है वैसे आपका। उसने कहा है, एक दोस्त है हमारे, चले इस बात तक तो समझ आ गई ना। मैंने जी अभी बात की कि मैंने ना कुछ ही दिनों में, कुछ ही 1-2 वीक में ही जो है ना शेयर्स लेने हैं। तो एक क्वेश्चन आया आपके एक फ्रेंड का, वो मुझे प्राइवेट चैट में आया है, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उसने कहा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही कंपनी की फेक होती हैं, तो आप किस बेस पे शेयर लेने जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपका। नाम क्या है आपका? खलील अहमद मलिक। तो अब बच्चे बात ये है कि है ना मैं थोड़ा सा ना इसको जो एनालाइज करूंगा ना। जी खलील, आपको आवाज आ रही है? ऑनलाइन है आप? जी सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे इसके ना मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देखूंगा रिटर्न की, ठीक है, जो ऑलरेडी वो डिविडेंड पे कर चुकी है कंपनी, ठीक है। इसमें इवन के हिस्ट्री के बैक हिस्ट्री की बेस पे जो है ना ये एक तुक्का लगाना होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें एनालिसिस जो होता है ना वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जस्ट बैलेंस शीट तक एनालिसिस काफी नहीं होता। मैं लूंगा थोड़े इसके रिटर्न्स को, उस पे जो है ना मैं उसकी रिटर्न की मीन भी निकालूंगा, उसकी जो मैट्रिक मीन भी निकालूंगा। उसमें रिस्क फैक्टर होता है जिसको हम मेजर करते हैं वेरिएंस की वजह से, स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर को भी मैं देखूंगा, इसके पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे जो है ना मैं इन्वेस्ट कर दूंगा उसमें। फिर उसमें मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्ट हो रहा होता है, वो भी एक मालूम करने का तरीका होता है। उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, पॉसिबल अकरेंस ऑफ चांसेस को अप्लाई करते हैं, तब जाके हम कोई डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है और इसमें हमें फायदा होगा। जी समझ में आई है आपको बात? जी सर। आगे चलें। सर ये कौन सी कंपनियां हैं जो आप अभी इनको एनालाइज करने जा रहे हैं? यार देखिए अभी जो है ना मैं थोड़ा सा ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, और इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा हुआ है अलबत्ता कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का एज सुन एज पॉसिबल। ये भी मैं स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं ना उन्हीं को ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। खलील आप क्या करते हैं? माशाल्लाह से जॉब कर रहे हैं कि जॉब है आपकी? जी जी कहाँ पे जी होते जॉब हैं? कर रहा हूँ, पार्को में। पार्को में होते हैं, सही सही जबरदस्त। किस डिपार्टमेंट में होते हैं वहाँ पे? प्रोसेस इंजीनियर है। आपका केमिकल से रिलेटेड काम होगा ना? जी जी। आप इंजीनियर हैं माशाल्लाह से? जी सर।
राइट। नहीं, आप स्टॉक मार्केट को ना एनालाइज करें, ठीक है, उसको देखा करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को। क्लास में आते थे कि नहीं खलील? जी सर, आता था क्लास में। अच्छा, क्लास में आते थे। गुड यार, गुड, बहुत अच्छा। काम कर रहा हूँ सर मैं, इसलिए पूछा है आपसे। अच्छा, लेकिन काम कर देख रहे लूंगा। हैं। आपने चलो, एक सब्जेक्ट पढ़ा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का? नहीं पढ़ाया अभी तक सर। हाँ, वो अगले सेमेस्टर में आपको शायद मैं ही पढ़ाऊँ, टेंशन ना लें। अच्छा चलें। अच्छा, आगे क्या आती है बात? एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स नॉट मैनेजमेंट। तो कहता है एक्सटर्नल ऑडिटर जो है ना, वो मैनेजमेंट का काम नहीं होता, एक्चुअली वो शेयर होल्डर्स का काम होता है। कि यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट हेडिंग पे आ गए हैं। द लॉ रिक्वायर्स ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय द ड्यूली लाइसेंस। तो क्या है, ये हम पहले बातें देख चुके हैं कि हमने जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटर से लेना होता है। ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ही इज बिलीव्ड टू हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंटेग्रिटी एज ही बिलोंग्स टू द प्रोफेशन दैट इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय द प्रोफेशनल बॉडी। ये जी इस बुक में पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लोग हैं, वही टॉप लेवल की मैनेजमेंट संभालते हैं, तभी यहाँ पे कंपनियां जो है ना इतनी स्ट्रांग नहीं। कल की डेट में ना मैं एक बहुत ही अच्छी वेबिनार था पाइड का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। उसमें ना उन्होंने चाइना की ग्रोथ पे बात की। तो मैंने उसमें ना एक क्वेश्चन यही किया कैपिटल मार्केट्स का। तो वो बंदे ना इसी बात से डिसएग्री थे, जैसे अभी खलील साहब ने बात की कि हम जो है ना, हम लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेक होती हैं, और हम इतना ज़्यादा जो इंटरप्रेन्योर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इतना पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं उठा सकते एज कम्पेयर टू जो कि यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए। पता नहीं, उनकी एक अपनी राय थी, इस हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन हैं। कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होती है? Financial statement on the basis of such records at the end of year, it essentially gives the audit opinion on the चले steps taken by the external audit। क्या होते हैं steps? The books of the accounts have been properly kept and are complete in all necessary aspect। बुक्स जो हैं अकाउंट्स की, वो जो है ना, वो कहता है कि इसकी ये ओपिनियन होती है कि अकाउंट्स की जो बुक्स होती हैं वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उनका मेंटेन होना चाहिए। अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक बनानी चाहिए। डेफिनेटली जी, होना भी यही चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अ कंपनीज प्रोफाइल देती हैं ये। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ऑल द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय द रेलेवेंट लॉज। रेलेवेंट लॉज को वो फुलफिल करती हैं। तो कहते हैं ऑडिटर का काम जस्ट ओपिनियन देना है। वो कहता है वो इंश्योरिटी नहीं दे सकता कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई है या नहीं। क्या है, ये आपका काम है, आपके डिपार्टमेंट का काम है। अब टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया। अच्छा जी, टाइप्स बताई गई हैं हमें। उसमें वो क्या कहता है कि in the external auditor, if the external auditor finds some minor irregularities in the accounts or the financial statements which do not materially affect the year's profit, he may give a qualified report indicating area about which he is dissatisfied। अच्छा, वो कहता है dissatisfaction के parts को वो highlight करेगा। वैसे तो मैं आपको बताता चलूं, जो टाइप्स होती है ना, मोटी मोटी बात है, इसको हम थोड़ा सा छोड़ के वैसे सिंपल टाइप्स पे जब आते हैं तो वो क्वार्टरली होती है, क्वार्टर बेसिस पे भी बनाई जा सकती है ऑडिट रिपोर्ट, और एक साल में 2 दफ़ा भी बनाई जा सकती है, ईयरली भी ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा सकती है। लेकिन इसमें वो थोड़ा सा ऑडिटर के हवाले से बात कर रहा है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। इफ़ द एक्सटर्नल ऑडिटर फाइंड्स दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर इनएडुकेट,
he may give his disclaimer which indicates that he was not able to form any opinion. तो क्या कहता है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो वो उसके मुताबिक जो है ना रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, वो बस ओपिनियन देगा। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए एक्सटर्नल ऑडिटर की, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस का मतलब तो पता है, आज़ाद होना चाहिए। And the firm performing the external audit should not be given any other professional work। वो कहता है कि जो एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है ना उसको कोई और काम असाइन नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि यहाँ पे ज्यादा फीसिस दे के ऑडिट कंपनी को, मिसाल के तौर पे एक ऑडिट कंपनी से कहा जाता है आपको हम 10 लाख रुपए दे देंगे, तो 10 लाख के पीछे आप हमारी अपनी मर्जी की रिपोर्ट बना दें, तो ये जो है ना अनफेयर हो जाएगी बात, और उसमें क्या होगा कि इंडिपेंडेंस जो है ना वो नहीं रहेगी। वो कहता है जो ऑडिटर्स होते हैं ना उनको फ्रीक्वेंटली रोटेट होना चाहिए। दैट familiarity does not lead to loss of independence। तो वो अपनी आज़ादाना राय को जो है ना ज़ाया नहीं करेंगे या वो गलत साइड सिम्प में नहीं जाएंगे। देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ऑफ एन ऑडिट फर्म एंड द कंपनीज डायरेक्टर्स, ठीक है ना। ऑडिटर्स का जो है ना हमारे पास जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हो उनके साथ लिंक नहीं होना चाहिए। अब देखें जी, शेयर होल्डर्स या उनके जो कंपनी के कुछ जो भी ऑडिट फर्म आनी चाहिए वो उनके रेलेवेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने आई कैप के हवाले से दिया हुआ है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो एक बनाया गया है, वो कहते हैं ये तमाम एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो होते हैं उनके मेंबर होते हैं। दिस बॉडी स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, प्रोवाइडिंग देम विद कम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट एंड मॉनिटरिंग देयर वर्क को मॉनिटर करती है ये बॉडी। इन एडिशन सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आल्सो मॉनिटर्स द कंडक्ट ऑफ ऑडिट फर्म्स इन पाकिस्तान। वो भी इनको मॉनिटर कर रही होती है। जी आवाज सुन सकते हैं आप? जी सर। चले, हम जो है ना बेसिक हमारा मकसद था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझना, और वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये बुक जो है ना ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि इसको आप रीड अप करें तमाम को, ठीक है। कहीं पे कोई मसला आए तो मैं हाजिर हूँ बताने के लिए। और इसमें हम थोड़ी सी इसको हाईलाइट्स देखते हैं और हम चैप्टर क्लोज करते हैं, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो चुका है और बच्चे थोड़ा सा बोर भी होने लग गए होंगे। हो गए हैं ना बोर के नहीं हुए, बताएं। जी सर। अच्छा हो गए हैं। चले, बाकी कोई हमारा मकसद जो था ना वो स्टार्ट में पूरा हो गया। ये हम देख चुके हैं कि ना, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसको बस वाइंड अप कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो एक कंपनी के लिए कंपलसरी चीजें हैं ना वो ये हैं। चले मुझे एक चले तला कुरैशी, आपने मुझे ये भेज दिया है ना स्क्रीनशॉट, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया है जी, और इसमें 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन है। आपने जाना नहीं है यहाँ से, जस्ट इसको 2 मिनट में हम क्लोज कर रहे हैं। क्या है कि जो भी ऑडिटर्स होंगे या जो भी कंपनी होगी वो ये कहेंगे कि, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हेडिंग को देखते हैं क्या कहना चाह रहा था वो। हाँ, एक्सटर्नल ऑडिटर्स की बात की गई है। तो कहते हैं कंपनीज को जो है ना फॉलो करना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इथिकल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने चाहिए। अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिव्यू बोर्ड के, पब्लिक कंपनी अकाउंटेंट ओवरसाइट बोर्ड, याद करें हमने एक पढ़ा था IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, या उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का भी नाम दिया जाता है, ठीक है ना जी। तो ये चीजें हो गई। आगे क्या है, क्रिएटिव अकाउंटिंग हो गई। क्रिएटिव अकाउंटिंग होनी चाहिए। वो कहता है कोई अकाउंटिंग का जो भी सिस्टम हो उसमें कोई फ्लॉज नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि ना misstatement of other terms that frequently used to deliberate misstatement of a financial statement। वो कहता है एग्रेसिव अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, अर्निंग मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, इनकम, अच्छा अर्निंग मैनेजमेंट के बारे में बात की है। window dressing, frequently financial reporting, this is however beyond the scope of the normal creative accounting।
वो कहते हैं बस फ्रॉड से बचा जाए, इनकम स्मूथनिंग होनी चाहिए, कोई अग्रेसिव अकाउंटिंग में पता नहीं क्या वो बताना चाहता है, कोई अग्रेसिव पन ना हो, जल्दबाजी में काम ना हो। अच्छा, रीजंस क्या हैं क्रिएटिव और सर अकाउंटिंग फिर से? ये अर्निंग मैनेजमेंट क्या है? हाँ, इसको हम देखेंगे, मैंने इसको डीपली नहीं देखा क्या वो कहना चाह रहा है। बेसिकली इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना होगा कि क्रिएटिव अकाउंटिंग वो है क्या एक्चुअली। वहां पे एक ऊपर बात कहता है, a systematic and intentional misrepresentation of the true income and financial position। ठीक है ना? वो कहता है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग ये है कि आप अपनी मर्जी से कुछ इंफॉर्मेशन डाल दें, ट्रू इनकम के बारे में ना बताएं। फाइनेंशियल पोजीशंस, इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपने कहीं से अप्रूवल लेनी है, तो आप उसमें क्रिएटिव अकाउंटिंग डाल दें। बस वो अर्निंग मैनेजमेंट में भी इसका यही मतलब आ रहा है कि जो हमें इस पैराग्राफ से समझ आती है। आप इसको मजीद भी देखिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और अर्निंग मैनेजमेंट में यही वो कहना चाह रहा है कि कुछ इस किस्म के मैनेजमेंट में लोग ना हो कि जो जस्ट अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो। लेकिन आगे जो इसने इनकम स्मूथनिंग की बात की है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, अर्निंग मैनेजमेंट क्या होती है मुझे भी बताइएगा, ठीक है ना। मजीद अगर हम इसमें गलत हो तो मेरे अंदाजे में यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि अर्निंग मैनेजमेंट में ये हो सकता है कि कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जो कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हैं। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी नेक्स्ट हेडिंग्स को देखते हैं कि वो क्या कहता है। रीजंस फॉर यूजिंग क्रिएटिंग अकाउंटिंग। लेकिन एक जगह पे उन्होंने बोला कि ये हमें जो है ना मिस रिप्रेजेंट कर रही होती हैं हम चीज़ों को एक्चुअली, हम और अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अपनी मर्जी से कुछ बात बनाना, इंटरनल टारगेट्स को हमने पूरा कर दिया बुक्स के हिसाब से, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस कोई थी तो हमने अपनी मर्जी की अकाउंटिंग दे के वो भी दे दी। इनकम स्मूथनिंग की भी हमने बात कर दी कि हाँ हम दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्रिएटिव अकाउंटिंग की वजह क्या है, टू मेंटेन दी शेयर प्राइस, हमने शेयर प्राइस को भी मेंटेन कर दिया। राइजिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हमने दिखाए, टैक्सेशन में भी हम कट ऑफ करना चाहते हैं तो हम अपना प्रॉफिट कम करके दिखा देते हैं। आप इसको पढ़िएगा प्लीज, ठीक है ना, जो मैं बातें बता रहा हूँ इससे कोई हटके नहीं है कोई चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से ही आपका एग्जाम बनना है। रिवॉर्ड ऑफ द मैनेजिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। अच्छा, द मैनेजर्स और डायरेक्टर्स कैन रीप द फॉलोइंग रिवॉर्ड्स थ्रू क्रिएटिव अकाउंटिंग बाय शोइंग अ हेल्दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या है जी, कहता है कि हम ये किस्म के क्या है कि शेयर प्राइस इफेक्ट को शो करवाते हैं, हायर शेयर प्राइस, रिड्यूस शेयर प्राइस वोलेटिलिटी, इंक्रीज फर्म वैल्यू। ये थोड़ी सी यानी रद्दो बदल करके अपने आप को, कंपनी को जो है ना शो ऑफ करवा देना। पॉलिटिकल कॉस्ट इफेक्ट्स हैं, इसमें क्या कहता है कि डिक्रीज रेगुलेशंस हैं, अवॉइडेंस ऑफ हायर टैक्सेस है। क्या है कि जब हम कुछ इस किस्म की क्रिएटिव अकाउंटिंग बनाएंगे, अपनी मर्जी की अकाउंटिंग शो करवाएंगे, तो उसमें क्या होगा, तो हम पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं ले सकते, हम अवॉइड कर सकते हैं टैक्सेस से। आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन इज अ शील्ड ऑफ टैक्स, डेप्रिसिएशन जो है एक ढाल है टैक्स को बचाने के लिए। तो बस इसको लास्ट में आप देखिएगा, ठीक है ना, ये रीडिंग्स ही हैं आपके लिए ही हैं, मैंने छोड़ी हुई हैं। तो हमारा बेसिक मकसद था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखना। ये काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई हुई हैं इसमें। अच्छा, डेबिट क्रेडिट भी होती है अकाउंटिंग में, आपको पता है ना डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, ये इन्होंने रूल्स बताए हुए हैं। जो खास तौर पे जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं ना पहले पहले स्टार्ट में, जिन्होंने कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है किसी ने? जी सर, सबने पढ़ी है सर पहले सेमेस्टर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी? फाइनेंशियल सारी पढ़ी हुई अकाउंटिंग अकाउंटिंग। अच्छा, जबरदस्त। तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि वो डेबिट एंड क्रेडिट
के रूल्स होते हैं, क्या चीज डेबिट हुई, क्या चीज क्रेडिट हुई, जी सर, यही है सामने लिखे हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल, ये जो है ना ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है जो कि आनी चाहिए एज एन अकाउंटेंट आपको। अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिस यूज करना, यानी मिस यूज यही होता है कि कोई अपनी मर्जी की पॉलिसी भी आप बना सकते हैं, या आप जो है ना अपनी मर्जी के कुछ इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन करना, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और इसको आप देखिएगा प्लीज, ये काफी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, हर बात को तो आप टीचर नहीं डिफाइन कर सकता। मेरा आपको बेसिकली ये थी कि आपको डायरेक्शन देना, और आप इंशाल्लाह ताला आगे इस तमाम चैप्टर को रीडिंग्स को पढ़ेंगे। ये जो है ना हमारी बुक जो है सफदर भट्ट साहब ने काफ़ी डीपली लिखी हुई है, और कुछ चीज़ें इसमें अगेन एंड अगेन उन्होंने दी हुई हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये दोबारा से यहाँ पर भी वो स्टेटमेंट्स की ये ऊपर उन्होंने की टर्म्स बता दी हैं कि ये टर्म्स है। ये तो चैप्टर का एंड कर रहे हैं ना वो, और इसमें कुछ रिव्यू क्वेश्चन है। जब आप रीड अप करेंगे तभी आपको रिव्यू क्वेश्चंस की समझ आएगी कि हाँ इसका क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है। चलें जी जी इन्होंने जी हमें बताया है, सालिक खान ने। सालिक खान आप आ गए करें, अगर कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मिले ना, आप क्लास में बोल पड़ा करें। सालिक बताया है, सालिक ने हमें बताया है, अर्निंग मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट प्रेजेंट एन ओवरले पॉजिटिव व्यू ऑफ अ कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल पोजीशन। Many accounting rules and principles require that a company's management make judgments in the following these principles. उन्होंने यही बताया कि अर्निंग मैनेजमेंट यही होती है कि कुछ इस किस्म की टेक्निक्स डाल दी जाती हैं जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना पॉजिटिव व्यू दिखाती हैं, ठीक है। अर्निंग मैनेजमेंट मैं थोड़ा सा गलत अंदाजा लगा रहा था कि कोई अपनी करप्ट मैंने कहा था, लेकिन अर्निंग मैनेजमेंट क्या है कि एक मैनेजमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज अख्तियार कर ले, एक ऐसी मैनेजमेंट जो कि ऐसी पॉलिसीज अख्तियार करे, अकाउंटिंग टेक्निक्स यूज करे जिसकी मदद से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव व्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने आपको मिसाल दिया एक अभी डेप्रिसिएशन की। एक कंपनी थी, उसके फिक्स्ड असासे थे, ठीक है। उसने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स, जब एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई, उन्होंने देखा कि आपके असासे तो ज्यादा हैं, इस पे इतना टैक्स बनता है। अब जो अर्निंग मैनेजमेंट होगी ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या करेगी, वो कहेगी अच्छा 10 लाख के असासे हैं, वो कहेगी जी 10 लाख में से जो है ना 6 लाख का असासा तो डेप्रिसिएट हो चुका है। डेप्रिसिएट का क्या मतलब है, यूटिलाइज हो चुका है, उसकी यूजफुल लाइफ अब चार्ज कम बच गई है और उसकी वैल्यू में कमी आ चुकी है। जब वो फिर हुकूमत उसको चेक करेगी, अच्छा 10 लाख के असासे अब तो जो है 6 लाख डेप्रिसिएट हो गया, तो पता चला 4 लाख के असासे बचे हैं। तो 4 लाख के असासे टैक्स की मद में जो है ना हमें टैक्स कम अदा करना पड़ेगा, या हाँ कुछ जगहों पे असासे हमें ज्यादा शो करवाने होंगे, वो क्या है पब्लिक के लिए, तो इसको हम अर्निंग मैनेजमेंट बोलेंगे। चलें जी, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह ताला गुड आपने क्लास अटेंड की, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और मुझे जी अब आप बताएं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आपने ये रीड अप करना है तमाम को। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। आर यू ऑनलाइन? जी सर। चलें ठीक है बच्चे, आपने इसको जो है ना पढ़ना है, इस चैप्टर को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपका पेपर ज्यादा बनेगा। 2 सवाल आएंगे इस पेपर, इस चैप्टर में से। चलें, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज। ये ऑलरेडी जो है ना अपलोडेड है हमारे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। आज हमने इसकी सेकंड पार्ट। कौन से 2 सवाल आएंगे सर? फाइनल है कब? फाइनल का कुछ पता नहीं है अभी, मुझे लगता है 3 लेक्चर्स बाकी हैं इसके बाद, है ना? सर 2 लेक्चर बाकी हैं, ये 12वां वीक है। 2 हैं। अच्छा चलें ठीक है, देखते हैं। अल्लाह हाफिज।